ये पढ़ेंगे, एकीकरण वगैरह पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि देश आजाद हुआ था ना, तो अपने यहां पे राज्यपाल को बोलते हैं राज प्रमुख। क्या बोलते थे? शुरू शुरू में कई साल तक राज प्रमुख बोला था, बाद में राज प्रमुख कोई क्या बोलने लगे थे वापस राज्य। अपने राजस्थान के पहले लास्ट एकमात्र कोई राज प्रमुख बने थे तो वो कौन थे? में ज्यादा बातें है ना, वैसे यूं नॉर्मली बता दूं। जयपुर में सवाई जयसिंह के बाद में जीते राजा बने, उनके नाम क्या लगता है? सवाई। इनका नाम भी क्या हो गया? सवाई मानस, SMS। तो SMS नाम पे जितनी भी चीजें ना अपने जयपुर में, वो सारी इन्हीं के टाइम के। SMS स्टेडियम, SMS हॉस्पिटल, ये सारे किस राजा के टाइम में बने थे? सवाई। वैसे इनके बारे में और ज्यादा बातें कोई क्वेश्चन नहीं पूछते। इनकी एक रानी हुई थी, उनके बारे में क्वेश्चन पूछ लेंगे। गायत्री देवी दुनिया की सबसे सुंदर महिला उस समय। अब तो मिस वर्ल्ड होने लगे, तब हुआ नहीं करते थे। उस समय एक मैगजीन आती, जर्मनी की एक मैगजीन थी, वोग नाम की एक मैगजीन आया करती। उस मैगजीन ने टॉप 10 सुंदर महिलाओं की एक लिस्ट छापी थी, उसके अंदर सबसे ऊपर नाम था भारत की 2 महिलाओं के नाम थे। एक बॉलीवुड की हीरोइन हुआ करती थी देविका, लेकिन देविका का नाम था या किसका नाम था? महारानी। वाकई बहुत सुंदर थे। 2010 के आसपास मरे थे, तब भी उनके चेहरे पर ग्रेस एक अलग सा दिखाई दिया करता था। उसमें भी जोरदार बात। ये बंगाल के थे गायत्री देवी, कूच बिहार, बंगाल में कौन सी जगह पड़ती है? कूच बिहार की राजकुमारी थी, लंदन पढ़ा करती थी। 16-17 साल की एज वह लंदन में पढ़ाई करे। मानसिंह जी 40 साल के। मानसिंह जी की ऑलरेडी 2 शादियां हो चुकी। मानसिंह जी की टाबर यहां पे, लेकिन मानसिंह जी पोलो के बहुत अच्छे प्लेयर थे। भारत को पहला पोलो का वर्ल्ड कप जिता के कोई लाए थे तो वो कौन थे? इसलिए SMS स्टेडियम में आप जाओगे तो मानसिंह जी की मूर्ति है वहां पे। तो मूर्ति इसलिए नहीं है कि मानसिंह जी जयपुर के राजा थे, मूर्ति इसलिए नहीं है कि मानसिंह जी ने SMS स्टेडियम बनवाया होगा, मूर्ति इसलिए है कि पोलो के कैप्टन थे और पोलो को वर्ल्ड कप जिता के लाए। इसलिए मानसिंह जी की जो मूर्ति है उसमें हाथ में पोलो है, पोलो वाली जो स्टिक होती है वो पोलो वाली स्टिक के साथ में वैसे इनकी मूर्ति लगाई हुई है वहां पे। तो पोलो खेलने के लिए लंदन गए हुए। एक दिन वहां पोलो का मैच चल रहा है, गायत्री देवी उस मैच को देखने के लिए आई हुई, ये वहां पढ़ने के लिए गई 16-17 साल की। मानसिंह जी पोलो बहुत अच्छा खेले उस मैच के अंदर। पोलो खेल के जब बाहर आता है गायत्री देवी ने लगभग घुटनों के बल बैठकर कहा, विल यू मैरी मी? मानसिंह जी तैयार बैठे थे, मानसिंह जी क्यों मना करे? तो मानसिंह जी बाद में शादी करके लाए थे। तो जयपुर वालों ने खूब विरोध किया था कि हम बंगाल शादी नहीं करने देंगे, ये क्या तरीका? आप बंगालियों में जा जाके ब्याह करते रहते हो। मानसिंह जी का मैं जानता हूं क्या है क्या नहीं है, मैं कर लाऊंगा। फिर गायत्री देवी यहाँ महारानी थी, इनको पटरानी बनाया गया था बाद में। गायत्री देवी बाद में पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेते हैं। गायत्री देवी 1962 के अंदर जयपुर से लोकसभा सदस्य बने थे। एक पार्टी हुआ करती है यहाँ पे, स्वतंत्र पार्टी। कौन सी पार्टी थी? तो कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ा था? ये राजस्थान की पहली महिला जो लोकसभा में गई थी। राजस्थान की पहली महिला जो लोकसभा सदस्य बनी थी वो कौन थी? कौन से चुनाव में? कौन सी पार्टी की तरफ से? जाचक जीवन राइटर का नाम है, बुक का नाम क्या है? अब ये याद रखना ना, कई बार कोई ये देगा जाचक जीवन द्वारा लिखी गई प्रताप रासो नामक पुस्तक में कौन से राजा का वर्णन है। अब वो फिर नीचे देगा मेवाड़ महाराणा प्रताप सिंह, जयपुर महाराजा सवाई प्रताप सिंह, अलवर के राजा प्रताप सिंह, बांसवाड़ा के राजा प्रताप सिंह। प्रताप सिंह कही हो गए। तब याद रखना कि प्रताप रासो में अलवर वाले प्रताप सिंह की जानकारी, किसकी जानकारी है? या कई बार आएगा अलवर राज्य में नरुका राज्य या अलवर में कछवाहों की नरुका शाखा के स्थापना के बारे में कौन सी पुस्तक जानकारी देती है? प्रताप। क्यों प्रताप सिंह के बारे में जानकारी देगी? प्रताप सिंह के बारे में जानकारी देगी तो क्या बताएगी कि प्रताप सिंह अलवर का पहला राजा था, तो अलवर की स्थापना की जानकारी है। तो किताब कौन सी है? प्रताप। याद रहेगी तो इस किताब के स्टार लगा लो, बाकी कोई नहीं बने सवाल। अपने 2 रियासतों में राष्ट्रभाषा बनी। कौन कौन सी 2 रियासत है? ये तो भरतपुर में रह के कारण है क्यों इन दोनों को हिंदी आती थी। ये यूपी के टच में है, हिंदी भाषा थी यूपी की। यूपी के टच में अपने कौन से लगते हैं? अलवर और भरतपुर, इसलिए इनको हिंदी आती। बाकी राजस्थान को हिंदी आती नहीं थी। जब हिंदी नहीं आती तो आप नेशनल लैंग्वेज घोषित कैसे करोगे? इसलिए अपनी भाषा यहाँ पे राजस्थानी थी। अपनी भाषा कौन सी थी? या चला करती अपने फारसी, डॉक्यूमेंट की भाषा फारसी खूब चला करती थी। हालांकि इस टाइम तक आते थे फारसी का प्रभाव थोड़ा कम होने लगा था, अब भाषा आ गई थी इंग्लिश। तो डॉक्यूमेंट कौन सी भाषा लेने लगे थे? पहले पूरे मध्यकाल में अपनी जो प्रशासनिक भाषा हुआ करती वो कौन सी हुआ करती थी? फारसी हुआ करती। पहले पढ़ा लिखा आदमी, इसका मतलब उसको कौन सी भाषा आती? इसलिए बाद में डायलॉग ही है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को हाथ कंगन को आरसी क्या। क्या मतलब इसका? आरसी क्या होता है? शीशा, दर्पण, कांच, मिरर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? आरसी। क्या बोलते हैं? हाथ कंगन को आरसी क्या? हाथ में यदि कंगन पहन रखे हैं उसके लिए कांच में देखने की आवश्यकता कि आपने कोई रखड़ी पहनी तो आपको देखना पड़े कि भाई कैसी लग रही है कैसी नहीं। कोई बिंदी बिंदी लगाई तो देखना पड़े। और कोई यूं हाथ में चूड़ियां पहनकर यूं कांच में थोड़ी देखता कैसी लग रही है। हाथ वाली चूड़ियां तो डायरेक्ट ही देख लो। तो हाथ कंगन को आरसी क्या कि हाथ में यदि कंगन है तो उसके लिए आरसी की आवश्यकता। उसके लिए आरसी क्या चीज? आरसी नहीं चाहिए उसके लिए। पढ़े लिखे को फारसी क्या? वैसे पढ़े लिखे आदमी के लिए फारसी कोई बड़ी बात है? और फारसी का कितना प्रभाव रहा होगा कि आज भी कोई आदमी जरा ज्ञान की बातें करे तो गांव में कहते चुप रहे, फारसी झाड़ है। पहले ज्ञान वाले आदमी के पास होती क्या थी? फारसी। बाद में फारसी का स्थान लेना शुरू कर दिया था इंग्लिश ने। जब अंग्रेज आए तो कौन सी भाषा आ गई? इंग्लिश आ गई। इंग्लिश आई तो उसकी प्रतिक्रिया जो दिखाई दी कि भारत के लोगों का आगे अब हम अंग्रेजी का प्रयोग ही नहीं करेंगे। तो भारत के लोग यूपी साइड इधर के नेता हुआ करते तो हम किसका प्रयोग करेंगे? हिंदी का। तो ये अपने यहां पर भी राष्ट्रवाद आया अलवर भरतपुर में। इन्होंने कहा हमारी भी राष्ट्रभाषा कौन सी है? कौन सी है? जैसे अपने यहां पे सामंत हुआ करते थे ना, वैसे इंग्लैंड में होते ड्यूक। अपने यहां सामंत होते वैसे इंग्लैंड में क्या हुआ करते? तो एक जगह पर थी इंग्लैंड में एडिनबर्ग। वह एडिनबर्ग का ड्यूक एक बार यहां पर आया, लंदन से यहां पर आता है, अपने अलवर आता है। ये जब एडिनबर्ग का ड्यूक यहां पे आया था तो इसके स्वागत में उस समय अलवर के अंदर एक महल बनाया गया था। सरिस्का का अभ्यारण्य अपने वहां पर महल बनाया गया, इसलिए महल का नाम ही हो गया सरिस्का महल। कौन सा महल हो गया? तो सरिस्का महल का निर्माण कौन से राजा ने करवाया? जयसिंह। किसके आगमन के समय?
रुको फिर निकोलो मनुची तो बड़ी जोरदार जानकारी देता है। मनुची कहता है कि शिवाजी 3 दिन तक मिर्जा राजा जयसिंह के कैंप में रहे और शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह दोनों ने मिलकर प्लानिंग की औरंगजेब को कैसे मारना है। किसने प्लानिंग की? शिवाजी ने और मिर्जा राजा जयसिंह। किसको मारना है? अब ये तो भगवान जाने हुई नहीं होगी, उनके बीच की क्या बात थी, मनुची जाने, इसका काम जाने। पर वास्तव में जो आगे की घटनाएं थी वो ये थी कि शिवाजी सरेंडर करते हैं मिर्जा राजा जयसिंह के पास। फिर मिर्जा राजा जयसिंह कहते हैं ठीक है यार संधि हो गई, अब तुम एक काम करो यार, तुम एक बार जाके आगरा में औरंगजेब बैठा, औरंगजेब से जाके मिल लो, एक बार औरंगजेब से मुलाकात कर लो, तो औरंगजेब को विश्वास हो जाएगा कि वास्तव में तुमने संधि कर लिया। फिर तुम तुम्हारा साउथ में राज करो, औरंगजेब अपना नॉर्थ में राज करता रहेगा, औरंगजेब तुम्हें तंग नहीं करेगा, तुम औरंगजेब को मत करो। शिवाजी ने कहा कि मिर्जा राजा जयसिंह मुझे आप पर अथाह विश्वास है, लेकिन औरंगजेब पे रत्ती भर नहीं है। मैं आपके पास जब आपके कैंप में निहत्ता आया, बिना हथियारों के अकेला आया, क्योंकि मुझे पता था कि मिर्जा राजा जयसिंह और कुछ भी कर सकता, लेकिन धोखा तो, और औरंगजेब पे मुझे पक्का विश्वास है वो धोखा ही करेगा और कुछ नहीं करेगा। मिर्जा राजा जयसिंह ने कहा नहीं, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं, तुम्हारे साथ में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं की जाएगी, आराम से जाओ। मैं वहां रहूंगा, कहां? आगरा जाऊंगा, तो कहा मेरा घर है, मेरा बेटा वहीं रहता है, राम सिंह। बेटे का नाम क्या था? राम सिंह। वहीं है, राम सिंह के पास जाके आराम से रहो। और मिर्जा राजा जयसिंह ने वहां से 2 लेटर भेजे, एक भेजा औरंगजेब के पास, एक भेजा अपने बेटे राम सिंह के पास, कि बेटे राम सिंह शिवाजी आ रहे हैं, रहने खाने पीने का पूरा प्रबंध करना, औरंगजेब से मिलवाना, ये सारी जिम्मेदारी तेरे पर है। औरंगजेब को लेटर भेजा, बादशाह औरंगजेब, शिवाजी मेरे साथ पुरंदर की संधि कर चुके हैं, अब तुम इनके साथ संधि कर लेना, थोड़ा इज्जत करना शिवाजी की, शिवाजी को राजी रखना, तो शिवाजी अपने आगे काम आएंगे। शिवाजी राम सिंह के पास पहुंचे, राम सिंह उनको लेकर औरंगजेब के दरबार में गया, पर औरंगजेब था, उसने जाते ही शिवाजी की कोई दरबार में ऐसी जगह खड़ा किया जा नहीं खड़ा करना चाहिए था, बात भी नहीं की, तो थोड़ी बेइज्जती सी फील हुई शिवाजी को, शिवाजी दरबार से बाहर आ गए। तो यूं मुगल बादशाह के दरबार से सीधा सीधा कोई निकल के बाहर नहीं जा सकता, तो बाहर राम सिंह ने ये बात की, क्या बात हुई से बाहर कैसे आ गए? शिवाजी ने कहा बस इतनी बेइज्जती हो गई, अब आगे नहीं करवाई जाए, तुम्हारा औरंगजेब सिर काटना चाहता तो बाहर आके काट ले, मैं इनके दरबार में आज घुसूं कल घुसूं। वापस औरंगजेब को कहा यार वो तो आने के लिए तैयार नहीं है, तो औरंगजेब ने कहा एक बार इसको कैंप ले जाओ, वापस वहां ले जाकर राजी करो, यहाँ मत बिठाओ, बाहर मत बिठाओ, बाहर भीड़ मत लगाओ। शिवाजी को वापस कैंप लेके चले गए, जहां उनको ठहराया हुआ था, जहां व्यवस्था की हुई थी। जैसे शिवाजी वहां कैंप में पहुंचे, औरंगजेब ने चारों तरफ सेना लगाई, तब मार दो, कैंप को उड़ा दो पूरे को, अभी नहीं, एक बार सेना लेके बैठे रहो, थोड़े दिन बाद मारेंगे, ये बाहर नहीं निकलना चाहिए यहाँ से। एक बार हाथों हाथ मार देंगे तो मराठे थोड़े नाराज हो जाएंगे, राजा गया था मार दिया, कहेंगे कई दिन बैठा है बैठा बैठा, फिर एक दिन धीरे से मार देंगे, पता ही नहीं चलेगा। अब शिवाजी कैद, अब ये कैदी के समाचार पहुंचे मिर्जा राजा जयसिंह के पास, वो वहां साउथ इंडिया में बैठा बैठा माथा फोड़े कि यार शिवाजी मेरे भरोसे पर वहां गया था, अब शिवाजी जेल में बैठा बैठा सोच रहा होगा कि यार उस मिर्जा राजा जयसिंह के चक्कर में नहीं फंसता तो मरता तो नहीं। और फिर मरना 2 प्रकार का होता है, एक मरना तो है कि आप युद्ध में जाओ, लड़ते हुए मारे जाओ, वीरगति को प्राप्त हो, एक आप कमरे में बैठे हो, आपके पास कोई हथियार नहीं है और बाहर एक तोप का गोला के आपका कमरा उड़ा दे, इससे बुरी मौत क्या होगी, आप कुछ कर भी नहीं सकते। तो मिर्जा राजा जयसिंह वापस राम सिंह को लेटर लिखते हैं कि बेटे राम सिंह मुझे नहीं पता तुम ये काम कैसे करोगे, पर साम दाम दंड भेद ये केन प्रकार शिवाजी बाहर रहना चाहिए, अपने पे कलंक लग जाएगा कि अपने भरोसे पे शिवाजी वहां गया था, औरंगजेब ने पकड़ लिया, औरंगजेब को कोई कुछ ही नहीं कहेगा, सारे लोग अपने को आगे कहेंगे। राम सिंह का मैं कर लूंगा व्यवस्था, चिंता मत करो। अब राम सिंह ने औरंगजेब से बात की कि औरंगजेब शिवाजी को कैद रखना रख, कोई बात नहीं, मारना है मार, कोई बात नहीं, पर शिवाजी का 9 साल का बेटा साथ में, संभाजी क्या नाम था, इसको क्यों कैद कर रखा है, इसको तेरे दरबार में लाऊंगा ले जाऊंगा, मैं आता ही हूं तेरे दरबार में, दिल्ली इसको भी लाऊंगा ले जाऊंगा, तो इसके मन में तो अच्छी छवि होगी, देखो औरंगजेब कितना अच्छा राजा, और शिवाजी को मारने के बाद इसको राजा बना लेना, इसको मनसबदार बना देना। औरंगजेब ने कहा ठीक है बच्चे को ले आएगा तो कोई बात नहीं। अब राम सिंह दिल्ली संभाजी को दरबार में लेके जाए, शाम को वापस शिवाजी कैंप में छोड़ दे, अगले दिन फिर लेके जाए, फिर छोड़ दे, और दिल्ली उसको बात बताए कि आज जाके क्या कहना है शिवाजी को ये करना है, शिवाजी को ये करना है। संभाजी दिल्ली जाकर देख पापा अंकल ने आज ये कहा है, आपके लिए समाचार लाया हूं आज। और एक दिन पूरी प्लानिंग सेट की, और पूरी प्लानिंग सेट करके शिवाजी ने अब अपने कैंप के अंदर बीमार होने की एक्टिंग शुरू की, पूरी रात खांसे खांसे खांसे, लगातार खांसी आ रही है, बाहर जा जाके जैसे बलगम आ रहा है उसके मुझे, बाहर जाके थूक के आ रहा है लगातार। बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे उन्होंने पूछा अरे क्या हो गया आज पूरी रात के, और शिवाजी ने कहा 2-3 दिन हो गए, भयंकर वाली छाती जाम है और मेरे तो पता ही नहीं क्या हो गया, लगातार 2-3 दिन ऐसे खांसी आई। तो शिवाजी ने अपने नौकरों को कहना शुरू किया, नौकरों ने बाहर वालों को कहना शुरू किया कि टीबी हो गई, टीबी होती है क्षय रोग जिसको अपने बोलते हैं। औरंगजेब को समाचार पहुंचा, औरंगजेब उन गार्ड ने कहा कि अरे ये मरेगा, हमें लगता है बस 1-2 महीने निकलेगा भी नहीं, उससे पहले पहले मरेगा। तो औरंगजेब ने कहा और ही बढ़िया, अपने को नहीं मारना पड़ेगा, अपनी मौत मर जाए तो हम कहेंगे भाई हमारे पास तो रुका हुआ था, बीमारी से मर गया, हम क्या करें। अब शिवाजी ने, राम सिंह ने शिवाजी का, शिवाजी ने औरंगजेब के पास लेटर लिखा कि बादशाह औरंगजेब मेरी मौत अब नजदीक है, मुझे नहीं लगता ज्यादा दिन निकालूंगा, 2-4 महीने निकाल गया तो निकाल गया। हिंदू धर्म कहता है कि मरता हुआ आदमी यदि दान दे तो ठीक रहता है, मुझे दान देने की अनुमति दी जाए। शिवाजी ने कहा क्या दान बंटेगा, उसने कहा आगरा में जितने फकीर रहते हैं, जितने साधु सन्यासी रहते हैं, जो गरीब रहते हैं, इनको फ्रूट और मिठाइयां बांटूंगा। उसने कहा बांट। अब बाहर राम सिंह ने बाहर एक बर्तन बनाने वाला था, उससे सेटिंग की, मिट्टी के बर्तन बनाता था, उसका इतने बड़े बड़े बर्तन बना कि एक बर्तन में कम से कम 60-70 किलो सामान आए, खूब बड़ी बड़ी चीजें आ जाए। उसने बड़े भारी भारी बर्तन बना बना बेचने शुरू किए। अब शिवाजी हर बर्तन के अंदर 60-70 किलो मिठाई डाले और ऐसे डेली 20-30 बर्तन बाहर भेजे, खूब सारी मिठाइयां बाहर भेजे, डेली वो 20-30 कार्टन बड़े बड़े से बर्तन बनाए हुए वो बाहर जाए, फ्रूट जाए, मिठाइयां जाए। वो जो बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे वो एक एक को चेक करे, क्या है, जब लड्डू है इसमें क्या है, बूंदी है इसमें क्या है, इसमें सेव है, एक एक चेक करके जाने थे। 15 दिन 20 दिन 25 दिन चेक किया, बाद उनको लगा जाती तो मिठाइयां ही है।
अब उन्होंने चेक करना बंद कर दिया। एक दिन उन दोनों में, एक में शिवाजी बैठे, एक में संभाजी बैठे, दोनों बाप बेटे निकल गए। औरंगजेब को जब पता चला, औरंगजेब को पता चला कि साजिश इन दोनों की, मिर्जा राजा जय सिंह की, राम सिंह की, तो औरंगजेब ने राम सिंह की पोस्टिंग तो की काबुल, और काबुल से राम सिंह वापस आ ही नहीं पाया, फिर उधर ही रहा था। मिर्जा राजा जय सिंह के जहर देके मार दिया था। बुरहानपुर के अंदर, महाराष्ट्र में जगह पड़ती है बुरहानपुर, वहां मिर्जा राजा जय सिंह की मृत्यु हुई थी। शिवाजी को पकड़ने वाला और शिवाजी को निकालने वाला यदि कोई राजा तो वो कौन है? देखो, सवाई जय सिंह एक बार बचपन में टाबर था, तो अपने पिताजी के साथ औरंगजेब के दरबार में गया हुआ था। छोटे बच्चों नहीं होता, कई बार अपने सवाल पूछते रहते हैं किसी छोटे बच्चे से, तुम्हारा नाम क्या है, पापा क्या नाम है, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? और कई टाबर बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, वो जवाब देते हैं वापस अपने से, और पूछते अंकल आप क्या करते हो, है ना, आप कौन सी क्लास में कितने तक पढ़े हुए हो, आपने पढ़ाई की है क्या, आपको ये आता है क्या, वो आता है क्या, ये बताओ क्या होता है। सवाई जय सिंह टाबर था तो उस टाइप का था, तो जय सिंह नाम था, औरंगजेब से सवाल जवाब कर रहा था। तो औरंगजेब ने यूं राजी होके कहा कि यार ये तो उस जय सिंह से भी सवाया है, ये तो उस जय सिंह से भी, उस जय सिंह कौन सा? मिर्जा राजा। सवाया मतलब समझते हो, एक से बढ़ गए सवाया, एक और सवा और मिलाओ, मतलब 1/4 और मिला, 1/4 और मिलाओ तब जाके सवाया। यार ये तो उससे भी बढ़ के है, उससे भी 25% ज्यादा ही है, तो नाम क्या जुड़ गया? सवाई। क्या जुड़ गया? और इसके बाद में जयपुर में जितने राजा हुए नाम क्या लगाया करते, तो औरंगजेब के टाइम में राजा बन जाता है। लेकिन औरंगजेब के बाद के मुगल बादशाह जल्दी जल्दी चेंज हुए कि सवाई जय सिंह के शासनकाल में 7 मुगल बादशाह आगे थे। कितने आगे? सवाई जय सिंह कहां का राजा? आमेर का। और वो कहां का राजा? अजीत सिंह, मारवाड़ का। मतलब आमेर और मारवाड़ मिलकर लड़ते, मुगलों को इस युद्ध के अंदर हराते, सवाई जय सिंह वापस आमेर का राजा बनता है। कब? 1709। कौन से युद्ध को जीत के? तो सांबर का युद्ध कौन कौन सी दो रियासतों ने मिलकर जीता? आमेर और मारवाड़। उसके बाद सांबर वाली झील पे आमेर मारवाड़ का जॉइंट कंट्रोल मान लिया गया और कहा गया सांबर झील से जितना भी नमक आएगा उसका आधा भाग रखेगा आमेर और आधा भाग कौन रखेगा? बाद में जब अंग्रेज आ गए तो सांबर की झील अंग्रेजों को बेची गई थी। अंग्रेजों का भाई हमें दे दो, हम यहां से नमक निकाल लेंगे। तो अंग्रेज 2.5 लाख रुपए साल के दिया करते, तो 2.5 लाख में से 1.25 लाख तो लिया करता आमेर और 1.25 लाख कौन लिया करता? आपने याद रखने वाली बात यह कि कौन सी एक झील पर राजस्थान की 2 रियासतों का ज्वाइंट कंट्रोल था सांबर की। कौन कौन सी रियासतों का? क्यों? क्योंकि सांबर का दोनों ने मिलकर जीता था। किसके खिलाफ? याद रहेगी ना बात। लिखो, और दिल्ली में एक बादशाह बन गया मोहम्मद शाह रंगीला। कौन बन गया? मैंने बताई थी दिन बातें कि रंगीनी जीवड़ा था। अच्छा, औरंगजेब के बाद भी मुगलों की स्थिति खराब हो गई थी। औरंगजेब के बाद मुगलों की स्थिति खराब चल रही थी और खूब सारे लोगों ने, दूर दराज के क्षेत्रों में जो भी लोग रहते, उन्होंने मुगलों को टैक्स देना बंद। औरंगजेब के टाइम में अपना एक राजस्थान का राज्य इनको टैक्स देना बंद कर देता, भरतपुर। भरतपुर के जो आसपास के किसान थे, इन्होंने मुगलों को टैक्स देना बंद किया। औरंगजेब तो फिर भी थोड़ा शक्तिशाली पड़ता था, तो सेना वेना भेज के जबरदस्ती करके टैक्स वगैरह लेके चला गया। औरंगजेब के मरने के बाद वाले जो थे बेलखने हो गए कि बाद में तो इन्होंने टैक्स देना बंद किया। वो तो ठीक, यहां से इस रूट से जब मुगलों की गाड़ियां निकलती तो इनको भरतपुर वाले लूट लेते। मुगलों का टैक्स अब ये लेने लगे बीच के अंदर ही, तो मुगल परेशान चले वहां पर। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने सवाई जय सिंह को कहा यार सवाई जय सिंह, वो भरतपुर में तुम्हारे क्या मैटर चल रहा है उसको संभालो यार थोड़ा जाके। सवाई जय सिंह भरतपुर आता है। इसने भरतपुर आगे नोटिस किया कि भरतपुर में 2 भाइयों में लड़ाई चल रही है। एक भाई का नाम है मोहक्कम सिंह, क्या नाम है? मोहक्कम सिंह। और एक भाई का नाम था बदन सिंह। कौन कौन 2 भाई बताओ देखिए, कहां पे लड़ रहे हैं और कौन से मुगल बादशाह ने भेजा है? किसको भेजा ये विद्रोह के लिए दबाने के लिए? सवाई जय सिंह को विद्रोह दबाने। सवाई जय सिंह ने आगे बदन सिंह से बात की कि बदन सिंह यदि मैं तेरे को भरतपुर का राजा बना दूं तो उसने कहा तुम कहेगा वैसे कर लूंगा। फिर इधर से मुगलों की गाड़ियां नहीं लूटेगा। उसने कहा नहीं, तो ठीक है तुम भरतपुर का राजा है, हम तेरे को डीग की जागीर देते हैं। कौन सी जागीर देते हैं? तब तक भरतपुर था ही नहीं, डीग हुआ करता, तो हम तेरे को डीग की जागीर देते हैं और तेरे को मैं राजा घोषित करता हूं। आज के बाद तू इस ब्रिज प्रदेश का राजा है, इसलिए तेरी उपाधि है ब्रिजराज। क्या उपाधि है? तो कौन सी जागीर दे दी गई? डीग। कौन सी उपाधि दे दी गई? किसके द्वारा? तो अब डीग का राजा कौन बन गया? बदन सिंह। तो कहा भाई बदन सिंह तू यहां का टैक्स ले लिया कर, तेरे को मुगल तंग नहीं करेंगे, तू मुगलों की गाड़ियां मत छेड़ा कर, तो तू मुगलों को भी तंग मत करना, दोनों आपस में राजी खुशी रहो। मोहम्मद शाह रंगीला को जाकर भाई तुम्हारा काम कर दिया, तुम्हारी एक भी गाड़ी नहीं लूटी जाएगी। कैसे? तो वहां अपना बंदा एक राजा बन गया, मैं बदन सिंह राजा बना के आ गया, वो अपनी सारी बातें मानेगा। तो मोहम्मद शाह रंगीला सवाई जय सिंह को कहता गया तू तो राजा बनाने वाला राजा है, इसलिए तेरी उपाधि है राज राजेश्वर। क्या उपाधि है? तो भरतपुर का विद्रोह दबाया, इसलिए मोहम्मद शाह रंगीला ने सवाई जय सिंह को कौन सी उपाधि दी भरतपुर में? नॉर्मल अपनी जानकारियां तो इतनी है कि अंतिम हिंदू राजा जिसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया कौन था? सवाई जय सिंह। उस यज्ञ के पुरोहित कौन थे? पुंडरीक रत्नाकर। और यज्ञ का घोड़ा किसने पकड़ दिया था? दीप सिंह को। इतिश्री अपने किताबों में इतनी बातें, अपने इस कंपटीशन में इतनी बातें कुछ याद कर लेते। मैं जब पढ़ने लगा था तब ये फैक्ट यूं पढ़ा कि अंतिम हिंदू राजा कौन थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया कि सवाई जय सिंह। लगा अच्छा, अश्वमेध यज्ञ अपना दिमाग में बचपन में राम जी वाला पड़ा हुआ कि राम जी ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था और राम जी ने घोड़ा छोड़ा और घोड़े को पकड़ लिया लव कुश ने। किसने पकड़ लिया? और लव कुश ने उस दिन भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, हनुमान जी इन सब की लंका लगा दी थी। क्या कूटा था इन सबको पकड़ के, और उस दिन वो राम जी को कूट लेते। वो तो माँ सीता बीच में आगे उन्होंने कहा था कि डैडी तुम्हारे अच्छे का डैडी है क्या? बच गए डैडी, वरना आज हम बताते क्या चीज है। तो बहादुर बच्चे थे वो लव कुश दोनों कि यार वो अश्वमेध यज्ञ था जिसको लव कुश ने पकड़ा था, जिस घोड़े को। यार राजा सगर वाला पढ़ते हैं, राजा सगर की 60,000 की सेना को ऋषि ने श्राप देके और पत्थर के बना दिए थे जिनके लिए गंगा नदी धरती पर लाएगी। युधिष्ठिर का यज्ञ पढ़ते हैं, अर्जुन को और उनको साथ में जाना पड़ा था, वो अश्वमेध यज्ञ सुने। ये वाला सुना कि यार अंतिम हिंदू राजा सवाई जय सिंह थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। तो पहला सवाल दिमाग में कि घोड़ा कहां गया? कौन कौन सी रियासतों पर फिर सवाई जय सिंह ने अधिकार कर लिया था? फिर दूसरा सवाल दिमाग में, मुझे ज्यादा दिमाग में ये रहता कि ये घोड़ा अपने बीकानेर की साइड में आया था कि नहीं आया था, और ये आया था तो अपने बीकानेर में इतना कौन नाजोगा राजा था जिसने घोड़ा पकड़ा ही नहीं।
और यदि नहीं पकड़ा तो फिर क्या बीकानेर जयपुर के अंदर आता था? और यदि पकड़ लिया तो फिर कौन सी लड़ाई हुई? फिर पड़ा कि पकड़ा दीप सिंह कुंभानी था, ये कौन है? ये कहां का राजा जिसने पकड़ लिया था? अब इन सवालों के कोई जवाब नहीं। मैंने इधर उधर कई खेचल की किताबों में ढूंढने की, पर कहीं कुछ भी नहीं मिल रहा था उस बारे में। पूछा किसी सीनियर से तो उन्होंने कहा याद कर लिया कर रहे, क्यों फालतू के पंगे लेता है, 3 फैक्ट याद करने। क्या बंद हो गया? ये वहां से बंद हुआ है तेरा? चलो नहीं, क्या हुआ? अब चलो। अच्छा, दोस्तों ने सबने कहा यार याद कर लिया कर, क्यों फालतू पंगे लेता है इधर उधर के? पर वो दिमाग में कई बार यूं घोचे होते हैं, जल्दी जाते नहीं। एक दिन राजस्थानी सब्जेक्ट था मेरे पास में, एक दिन राजस्थानी की किताबें पढ़ रहा था कोई पुरानी, तो उस किताब में एक कहानी आई। कहानी का शीर्षक लिखा हुआ था अश्वमेधो स्वांग। अश्वमेधो स्वांग का मतलब नाटक। स्वांग का मतलब क्या था? नाटक आता है। अश्वमेध का नाटक, ये कौन सा नाटक आ गया अश्वमेध का? वो पढ़ा तब इसकी कई कहानियां समझ में कि सवाई जय सिंह ने यज्ञ करवा तो लिया, लोगों ने कहा साहब आप बहुत बड़े राजा हो, आप वो राजा हो जो मुगलों को हरा के आमेर पे दोबारा कब्जा करते हो, मुगलों को हरा के छीना था। आप वो राजा हो जो अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा बनवाते हो। आप वो राजा हो जिसको मुगल मराठों के बीच में समझौता करना होता था, आपको याद किया जाता है। मराठों को यदि कोई हरा रहा तो केवल आप हो, बाकी तो मराठों के खिलाफ किसी की पार नहीं पड़ रही है। आप वो राजा हो जो बूंदी में अपनी मर्जी का राजा बना के जो दलेल सिंह। आप वो राजा हो जो भरतपुर में अपनी मर्जी का राजा बना के जो बदन सिंह। आप वो राजा हो जो बीकानेर जोधपुर की पंचायती करते हो पूरी। तो आपसे बड़ा राजा धरती पे कोई नहीं। भगवान राम के वंशज हो, आप अश्वमेध यज्ञ नहीं करवाओगे तो कौन करवाएगा? उसने कहा ये वाली बात सही है, करो अपने तो अश्वमेध यज्ञ। भारत के बड़े बड़े पंडित जी बुलाए गए, यज्ञ करवा लिया। यज्ञ खत्म होता है उस दिन घोड़ा छोड़ा जाता है। जब घोड़ा एकदम छोड़ने की बारी आई तब किसी ने धीरे से आगे सवाई जय सिंह को साइड में लेके कहा कि घोड़ा नहीं छोड़ना। क्यों? का मारवाड़ वाला अभय सिंह सांबर झील के पास आगे बैठा है, दांत किटकिटा रहा है कि जैसे घोड़ा इधर आएगा मैं अंदर सीमा में घुस के छीन लूंगा इनसे, क्योंकि सवाई जय सिंह और अभय सिंह आपस में नहीं बने। फिर कहा तू देबारी समझौते में कह के आया था कि मेरा ब्याह चंद्र कंवर से कर दो और चंद्र कंवर के बेटे को अगला राजा बनाऊंगा, और अब सवाई जय सिंह मना कर रहा था कि नहीं बनाऊंगा। इसलिए मेवाड़ में राजा हुरडा सम्मेलन वाला जगत सिंह सेकंड, वो मामा लगता है इधर चंद्र कंवर के बेटे माधो सिंह का, और वो इधर बेटा मालपुरे के पास में आगे सेना लेके तैयार बैठा था, और वो करता मालपुरा क्रॉस करते घोड़े को पकड़ लेंगे। इसलिए कहा मेवाड़ मारवाड़ वाले यदि दोनों एक मिल गए या अलग अलग भी लड़े, जयपुर की भूतनी निकाल देंगे। इसलिए छोड़ मत देना यज्ञ का घोड़ा। सवाई जय सिंह का पर यार छोड़ना तो पड़ेगा, क्या किया जाए इलाज? तो आप देखो कुछ ना कुछ तरीका देखो। फिर पंडित जी और सियाने थे, पंडित जी ने कान में आगे धीरे से एक बात बताई, तो छोड़ दो। तो भाई यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया, जयपुर के सारे गेट बंद करवा के। घोड़ा ही तो छोड़ना है, ये थोड़ी किधर छोड़ना है, कैसे छोड़ना है? सारे गेट किए बंद, घाट गेट, अजमेरी गेट, संगानेरी गेट, न्यू पोल, सूरज पोल, चांद पोल, जोरावर सिंह गेट, किशन पोल, सारे गेट बंद। अब घोड़ा आगे आगे, पीछे सवाई जय सिंह हाथी पे बैठे हुए, पीछे 1 लाख की सेना बाकायदा और घोषणा के साथ में महाराज सवाई जय सिंह राज राजेश्वर गोविंद देव दीवान अपनी चतुरंगिनी सेना के साथ घोड़े हाथी पर सवार होकर जा रहे हैं अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की रक्षा करने के लिए, और जो कोई अश्व को पकड़ने की कोशिश करेगा उसको महाराज सवाई जय सिंह नस्तनाबूद कर देंगे। पर घोड़े को कौन पकड़े जब आपकी रियासत में घूम रहा है? अब घोड़ा बापड़ गया अजमेरी गेट, आगे गेट बंद, मुड़ गया संगनेरी गेट, घाट गेट, किशन पोल, न्यू पोल, चांद पोल, अंदर अंदर घूमे घोड़ा, और पीछे पीछे सेना। जो कोई घोड़े को पकड़ लेगा महाराज सवाई जय सिंह दंड देंगे। सवाई जय सिंह की सेना में एक बंदा था जिसका नाम था कुंभानी कछवाहा ही होते हैं, इनके परिवार के 25 लोग सेना के अंदर थे, कुंभानी परिवार के, और दीप सिंह उनका सीनियर है, उनका लीडर है। और उसको लगा कि यार अपने कछवाहा है, भगवान राम के बेटे कुश के वंशज हैं, अपने रघुकुल तिलक कहलाते हैं, और कछवाहों का सिरमोर अपना ये राजा सवाई जय सिंह हाथी पे चढ़ा हुआ, और इस प्रकार से अंदर अंदर चक्कर काट रहे हैं। ये अश्वमेध यज्ञ होता है, इसको घोड़ा छोड़ना कहते हैं, इसको रक्षा करनी कहते हैं। सुबह लगे थे करने के लिए, जो कोई घोड़े को पकड़ ले, कौन बाप पकड़े तुम्हारा? तुम्हारा राज, तुम्हारा घोड़ा, तुम्हारा शहर, तुम्हारे गेट चारों बंद, पकड़ेंगे कौन इस घोड़े को? ये घूमते 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 जब उसका घर आया तो उसने अपने भाइयों आंखों में इशारा किया, सारे 25 भाई बाहर निकले, घोड़े को लेके अंदर घुस गए। अच्छा, घोड़े को लेके जा रहे थे तो मंत्री संतरी जो पास में खड़े थे उनको लगा पानी वानी पिलाने के लिए लेके जा रहे हैं, अपने फौजी लेके जा रहे हैं। तो फिर मंत्री ने अरे अभी तो इसको प्यास ही नहीं लगी, बाद में पिला लेंगे, लिया। उसने थप्पड़ मारूंगा, पानी पिला दूंगा तुम सबको। सुबह लगे थे घोड़े को, जो कोई पकड़ लेगा, लो मैंने पकड़ लिया, तुमसे जो किया जाए वो कर लेना। लोगों ने समझा कि यार 25 आदमियों क्या कर लोगे, मार देगा राजा 5 मिनट के अंदर तुम्हें। उसने कहा मार देगा तो मार देगा, मेरे से ये नहीं सुना जाए, इतनी बेइज्जती सहन नहीं की जाए। किस प्रकार को अश्वमेध यज्ञ करता है, और हमने पकड़ लिया घोड़ा, अब अपने से युद्ध किया जाए। हम हमारी हवेली के अंदर है, उन्होंने अपनी लगा ली बंदूकें सेट कर ली, तैयार है, कहो राजा को हमला करे। जितना समझाना था उतना बेकार गया। क्या मिलेगा तुम्हें ये करके? उनका ये नहीं जानते क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, लेकिन एक दिन फाउंडेशन बेच के 10 मिनट खा जाएंगे हम। यज्ञ का घोड़ा किसने पकड़ा था? दीप सिंह कुंभानी ने यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया था। सवाई जय सिंह युद्ध करता है, सवाई जय सिंह उन सबको मार देता है, पर उन्होंने यज्ञ की मर्यादा रखी। उस दिन यह नहीं कहने दिया उन्होंने कि धरती मर्दों से खाली है कि यज्ञ के घोड़े कोई पकड़ नहीं पाया था। यज्ञ घोड़े कौन पकड़ लेते हैं? सवाई जय सिंह के जीवन में एक यही गलती है कि इतना बड़ा ब्लंडर कैसे कर गया आदमी। यज्ञ का घोड़ा अंदर अंदर छुड़वा के इस प्रकार कह दिया कि लो घोड़े को जो कोई पकड़ लेगा। बाकी उसके सारे काम बेहतरीन है, स्थापत्य कला में खूब सारा योगदान है। देखिए स्थापत्य मैंने बताया था, ये तो अपने से बोला ही नहीं जाता, वैसे ये को तो अपने जय कहते हैं।
पहले बंदे का नाम होता है यशवंत सिंह, अपने कहते हैं जसवंत सिंह। जसवंत सिंह नहीं होता, नाम क्या होना चाहिए? यशवंत सिंह। तो वैसे यंत्र, यंत्र को अपने वालों ने क्या बना लिया? जंतर। तो अब जब आप अपने पढ़ते जंतर मंतर, तब ऐसे लगता है इसको बंगाली जादू सिखाते होंगे, है ना, वशीकरण में करने के 100 मंत्र, उस टाइप की चीज सिखाते होंगे यार। ये पढ़ते तब पता चलता है कि एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है। यंत्र का मतलब होता है उपकरण, यंत्र मतलब क्या होता है? मंत्र का मतलब होता है गिनती, काउंटिंग, गिनती करने के उपकरण, गणना करने के उपकरण, काउंटिंग करने के इंस्ट्रूमेंट। क्या काउंटिंग की जाए? अक्षांश, देशांतर, सूर्य की घड़ी, चांद की घड़ी, जल की घड़ी, सूर्य ग्रहण, चंद्रमा ग्रहण, वायु दाब, जितनी वैज्ञानिक गणनाएं हो सकती है वो सारी होती है। 19 यंत्र रखे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन 19 यंत्रों को आप यदि देखने जाओ, और भले ही आप कोई चीज साइंस के स्टूडेंट हो, उसके बावजूद तो समझ नहीं आते कि मशीन काम क्या क्या करती है। वो गाइड होता है, वही अपने को बताता है ये मशीन ये काम कर रही है, मशीन ये काम कर रही है। तब लगता है कि एक राजा ने आज के 300 साल पहले बना लिया हो। मुझे लगता है उस समय नोबेल मिलते तो सवाई जयसिंह फिजिक्स के सारे नोबेल जीत जाता। ये सारे यंत्र उसके बनाए हुए। कितना इंटेलिजेंट महानतम राजा रहा होगा इस दिशा के अंदर कि उसने ऐसे बड़े बड़े यंत्र रखवा दिए। आज भी गांव में जब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है ना, तो गांव में पंडित जी से पूछते हैं, पंडित जी सूरज ग्रहण क्यों हुआ, चांद ग्रहण क्यों हुआ? तो पंडित जी कहते हैं कि धरती पे पाप बढ़ते हैं ना, तब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं। तो पंडित जी पाप कम करने के लिए क्या करें? तो पंडित जी कहते हैं दान दो। तो पंडित जी किसको दान दे? पंडित जी ने ऐसे पूछने क्या बात, योग्य व्यक्ति मैं हूं तो मुझे दान दो। आप और मैं भले कितने हंसले यहाँ पे बैठ के, आपकी और मेरी मम्मियां हर सूरज ग्रहण चांद ग्रहण पे पंडितों को दान दे रही है। इस वैज्ञानिक दौर में भी हम मानते हैं कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण इसलिए होता है क्योंकि धरती पे क्या बढ़ जाता है। तब आज से 300 साल पहले एक राजा ऑब्जर्वेटरी बना के बता रहा था कि लो मैं बताता हूं क्यों होता है, कि सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं, इसलिए हो रहा है, बाकी और कुछ नहीं है। इनकी गति पे डिपेंड कर रहा है। ये जो अभी आपकी घड़ी में टाइम चल रहा होगा कि क्या टाइम है अभी अपने 2:40, ये इलाहाबाद का टाइम है। इलाहाबाद का टाइम है। इलाहाबाद के पास में गांव है नैनी, 82.5 डिग्री वहां से गुजर रही है। तो 82.5 डिग्री का स्टैंडर्ड, आप जब बोलते हो उसको स्टैंडर्ड टाइम है, मतलब इसको आपने स्टैंडर्ड मान रखा, आपका नहीं है। आज जयपुर का क्या टाइम है वो तो जंतर मंत्र वाली घड़ी बताती है। और तीनों, सूर्य वाली घड़ी अलग, चांद वाली घड़ी अलग, जल वाली घड़ी अलग। इसलिए जीवन में जंतर मंत्र जरूर देखना चाहिए। उस राजा पे गर्व करने का मौका मिलना चाहिए कि हमारे यहाँ के राजाओं ने केवल लड़ाइयां नहीं की, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कितना शुद्ध, कितना परिशुद्ध ऐसे ऐसे यंत्र रखवा के चला गया जिन पे लोग आज भी समझ नहीं पाते कि यार क्या क्या यंत्र है। आज घर पे जाके नेट पे देख दाख के 100 शब्दों में आंसर लिखोगे जयपुर का जंतर मंत्र, लिख लोगे? मुझे नहीं पता कहां से क्या लिखना, कौन कौन से यंत्र क्या क्या काम करते हैं। अब नेट पे चेक करोगे, मिलेंगे, उसको यंत्रों का नाम मिलेगा आपको, सम्राट यंत्र, राम प्रकाश यंत्र, जयप्रकाश यंत्र, दिगंतास यंत्र, उनतास यंत्र, नाभि वलय यंत्र। अब देखना अलग 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 वो क्या क्या काम करते हैं, चेक कर लोगे? अच्छा, और जंतर मंत्र की तारीफें आप और मैं नहीं कर रहे, यूनेस्को 2010 में कर गया। 2010 में जयपुर का जंतर मंत्र यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया था। देखो